नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जिला दर्शन की सीरीज में आज हम शुरू करने वाले हैं रोहतक के बारे में। तो इससे पहले 6 जिलों के बारे में हमने पढ़ लिया है। और जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, तो उस समय हमारे हरियाणा में केवल 7 जिले थे, जिनमें से 6 के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। और 7वें जिले के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, यानी कि रोहतक के बारे में। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक नोटबुक और पेन लेके आपके पास होना चाहिए। हालांकि ये पीपीटी है और इस पीपीटी में सारी चीज़ें लिखी हैं, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा मेरी टेलीग्राम आईडी पे, ज्योग्राफी बाई नरेंद्र सर, NARENDRA। बट इवन देन आपके पास नोटबुक और पेन होना चाहिए, और आपको एक एक पॉइंट क्या करना है, मेरे साथ साथ लिखते हुए चलना है। और आप लिखेंगे नहीं तब तक आप चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे। और लास्ट में आपको कॉमेंट जरूर करके जाना है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी बात कि जो जिलेवार सीरीज चल रही है, इनको साथ के साथ आप रिवाइज करते रहें। अनटिल अनलेस आप रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, बिकॉज रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर चीज़ें दिमाग से स्किप हो जाएंगी। ठीक है, चलिए शुरू करें, स्टार्ट करें। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो टेक ए फ्रेश पेज, पुट ए हेडिंग, दैट इज रोहतक। रोहतक के बारे में अब हम लिखना शुरू करते हैं। देखो, तो रोहतक को कहा जाता है सबसे पहले हरियाणा का हृदय। अब आप कहेंगे कि हरियाणा का हृदय जो है वो तो जींद है। तो हरियाणा का हार्ट ऑफ हरियाणा उसको इसलिए कहते हैं बिकॉज वो हरियाणा के सबसे अधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है। तो फिर कुछ लोगों का मत है कि हरियाणा के रोहतक को इसलिए कहा जाता है बिकॉज रोहतक जो है वो हरियाणा के मध्य में स्थित है, और हरियाणा के मध्य में स्थित होने के कारण ये दिल है। तो ऐसा नहीं है, हमारा जो हृदय होता है वो ऐसा नहीं है हमारे शरीर के मध्य में होता है। तो ये क्या है कि जींद के बाद फिर सबसे अधिक जिलों के साथ अगर हम बात करें सीमा साझा करने की, तो रोहतक सीमा साझा कर रहा है। यहाँ जींद के साथ कर रहा है, सोनीपत के साथ कर रहा है, उसके बाद झज्जर के साथ कर रहा है, उसके बाद चरखी दादरी के साथ कर रहा है, भिवानी के साथ कर रहा है, और हिसार के साथ कर रहा है। तो हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 जिलों के साथ सीमा साझा हो रही है। जब हम जींद की बात कर रहे थे तो जींद यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो जींद जो है वो 7 जिलों के साथ सीमा साझा कर रहा था, जबकि रोहतक कितने जिलों के साथ सीमा साझा कर रहा है? 6 के साथ सीमा साझा कर रहा है। तो इसलिए लिखो हरियाणा को, रोहतक को हरियाणा का हृदय कहा जाता है। और इसका जो मत है वो है कि ये हरियाणा के मध्य में स्थित है। अगर हम इसकी स्थिति की बात करें तो रोहतक हरियाणा के मध्य में, रोहतक हरियाणा के मध्य में स्थित है। उसके बाद हम देखते हैं कि रोहतक शहर जो है इसकी जनसंख्या कितनी है, इसका क्षेत्रफल कितना है। जब हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 1745 स्क्वायर किलोमीटर है। और इसकी जो जनसंख्या की गिनती होती है, वो जनसंख्या है इसकी 2011 की जो जनसंख्या है उसके अनुसार, जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक इसकी जो जनसंख्या है वो 10 लाख से अधिक वाले जो शहर है उसमें इसकी गिनती होती है। तो क्षेत्रफल 1745 है और जनसंख्या है वो 10 लाख से अधिक है। अब हम बात करें कि रोहतक का ये जो नाम है रोहतक, ये नाम कैसे पड़ा और इसका इतिहास क्या है। तो रोहतक शहर का नाम रोहतास के नाम पर पड़ा। राजा रोहतास जो थे, राजा रोहतास के नाम पर, लिखो राजा रोहतास के नाम पर रोहतक का नाम पड़ा। और इसी रोहतक जो है वो, ये जो राजा रोहतास है, यही क्या माना जाता है कि रोहतक शहर के संस्थापक रहे, रोहतक शहर के संस्थापक रहे। तो लिख लो इसको, यही रोहतक शहर के संस्थापक रहे। जब हम बात करते हैं कि रोहतक के अन्य नाम क्या है, तो लिखेंगे नेक्स्ट, रोहतक के अन्य नाम कौन कौन से हैं, यानी कि और किन किन नामों से रोहतक को जाना जाता है। तो लिखो, सबसे पहले रोहतक को हरियाणा की शुगर सिटी कहा जाता है, शुगर सिटी कहा जाता है। रोहतक को हरियाणा की शुगर सिटी कहा जाता है। रोहतक को हरियाणा का दिल कहा जाता है, हरियाणा का दिल कहा जाता है। ठीक है, किसके बाद? जींद के बाद, जींद के बाद। इसके अलावा रोहतक को हरियाणा की फिल्म सिटी भी कहा जाता है। लिखो, रोहतक को हरियाणा की फिल्म सिटी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, रोहतक को हरियाणा की फिल्म सिटी कहा जाता है। इसको, रोहतक को हरियाणा का एजुकेशन हब कहा जाता है, एजुकेशन हब कहा जाता है। और रोहतक को हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहा जाता है, राजनीतिक राजधानी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम ऑफिशियली
कैपिटल ऑफ हरियाणा की बात करें तो चंडीगढ़ है, लेकिन हरियाणा की राजनीतिक राजधानी रोहतक को ही कहा जाता है, रोहतक को ही कहा जाता है। अगर रोहतक के हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, इसके प्रशासनिक ढांचे की बात करें, तो जो रोहतक शहर है, लिखो रोहतक शहर है, यहां पर कुल 4 विधानसभा क्षेत्र है। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे कुल विधानसभा क्षेत्र। विधानसभा क्षेत्र जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो, तो रोहतक में कुल 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं? रोहतक, महम, कलानौर और गढ़ी, सांपला, किलोई। रोहतक, दूसरा है महम, तीसरा है कलानौर और चौथा जो है वो है गढ़ी, सांपला, किलोई। रोहतक में कुल 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। यहां पर ये जो कलानौर की सीट है, आपको पता है हरियाणा में कुल 17 सीटें हैं जो रिजर्व हैं। यहां पर जो कलानौर की सीट है, ये कलानौर की सीट क्या है? रिजर्व सीट है। यानी कि यहां पर केवल आरक्षित वर्ग के जो उम्मीदवार हैं वो यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। यहां से जो एमएलए हैं वो है शकुंतला खटक, यहां से शकुंतला खटक। और गढ़ी, सांपला, किलोई, ये तो आपको पता है, ये तो बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। ये तो जब हरियाणा में चुनाव होते हैं तो चुनाव लास्ट टाइम भी जब चुनाव हुआ है तो ये सीट तो आपको पता ही है। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की सीट जो है वो यही है, गढ़ी, सांपला, किलोई। तो हरियाणा में रोहतक में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। और अगर हम यहीं तहसील और देखें, तहसील, तो ये जो 4 विधानसभा क्षेत्र हैं यही 4 हरियाणा रोहतक में तहसील है, 4 तहसील है। उप तहसील लाखन माजरा है, उप तहसील और लिख लो स्टार मार्क करके यहीं पर। उप तहसील जो है वो है लाखन माजरा, उप तहसील लाखन माजरा लिखो। विधानसभा क्षेत्र 4 है, तहसील भी 4 है, और उप तहसील जो है वो उप तहसील है लाखन माजरा, उप तहसील है लाखन माजरा। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं आगे। तो ये सारी जो डिस्कशन है, ये सारा डिस्कशन यहां पर है। आप यहां देखेंगे तो यहां आपको मिल जाएगा कि तहसील 4 है, रोहतक, महम, सांपला और कलानौर। सब तहसील लाखन माजरा है। ब्लॉक है 5, पंचायत है, विलेज है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं। बट यहाँ पर लिखने का मतलब ये होता है कि ये तो ठीक है, आपके पास एक डेटा हो जाएगा, बट अनटिल अनलेस आप खुद नहीं लिखेंगे, अपनी नोटबुक में एक एक पॉइंट को नोट डाउन नहीं करेंगे, देन फिर उस चीज में पढ़ने में कोई मजा नहीं आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम अब बात कर लेते हैं कि यहाँ जो प्रसिद्ध मंदिर और जो मेले हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ पर लगने वाले प्रसिद्ध मंदिर एवं मेले लिखो सबसे पहले कि कौन कौन से मंदिर हैं, प्रसिद्ध हैं, और कौन कौन से मेले हैं जो यहाँ पर लगते हैं। लिखो सबसे पहले बाबा मस्तनाथ धाम। सबसे पहले जो है वो है बाबा मस्तनाथ धाम, बाबा मस्तनाथ धाम। ये जो बाबा मस्तनाथ धाम है ये स्थल भोर में है और यहाँ मेला भी लगता है, बाबा मस्तनाथ मेला, बाबा मस्तनाथ मेला यहीं पर लगता है, बाबा मस्तनाथ मेला। और ये कहां पर है? ये स्थल भोर में है, स्थल भोर में है। तो लिखो सबसे पहले बाबा मस्तनाथ धाम, बाबा मस्तनाथ मेला। दूसरा लिखो, दूसरा एक मंदिर है प्राचीन शिव मंदिर किलोई में, प्राचीन शिव मंदिर। ये जो प्राचीन शिव मंदिर है, ये प्राचीन शिव मंदिर किलोई में है। और ये जो प्राचीन शिव मंदिर है यहाँ पर एक मेला लगता है, शिवरात्रि का मेला। यहाँ पर मेला लगता है शिवरात्रि का मेला। तो शिव मंदिर है तो शिवरात्रि को मेला लगेगा। और कहां पर है ये? लिखो दूसरा प्राचीन शिव मंदिर, शिवरात्रि का मेला लगता है किलोई में है। तो जनरली क्या होता है कि जनरली जहां पर मंदिर होते हैं वहां पर मेले भी लगते हैं, तो जनरली यही बात होती है। तो बाबा मस्तनाथ धाम, बाबा मस्तनाथ मेला, प्राचीन शिव मंदिर, शिवरात्रि का मेला। उसके बाद तीसरा लिखो दुर्गा मंदिर रोहतक में। तीसरा लिखो दुर्गा मंदिर। ये जो दुर्गा मंदिर है, ये दुर्गा मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि रोहतक का जो दुर्गा मंदिर है, इस मंदिर का उद्घाटन जो किया था वो स्वयं लाल बहादुर शास्त्री, जो भारत के प्रधानमंत्री रहे,
लाल बहादुर शास्त्री ने किया था। लाल बहादुर शास्त्री ने क्या किया था? इसका उद्घाटन किया था। तो लाल बहादुर शास्त्री के उद्घाटन के कारण ये जो दुर्गा मंदिर है, ये दुर्गा मंदिर क्या हो जाता है? प्रसिद्ध हो जाता है। और एक मेला और है, एक मेला और है, ये प्रसिद्ध मंदिर और मेले हैं। और एक मेला है, लिखो, मेला होला महोत्सव। मेला होला महोत्सव। ये जो मेला होला महोत्सव है, ये होता है लाखन माजरा में। लाखन माजरा या फिर लाखन माजरा, ये जो मेला होला महोत्सव है लाखन माजरा में होता है। और ये किससे संबंधित है? सिखों के जो नवे गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, जिसका जिक्र हमने पहले जो डिस्ट्रिक्ट कवर किए उनमें भी हमने जिक्र किया है। तो इसको लिख लो, ये किससे संबंधित है? सिखों के नवे गुरु, गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर जी से संबंधित है। तो इट इज एसोसिएटेड विद द गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर। ठीक है, तो ये क्या है? ये प्रसिद्ध मेले एवं प्रसिद्ध मंदिर है, जो कहां पर है? जो रोहतक में है। यहां आप देखेंगे पीपीटी में, तो यहां आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो बाबा मस्तनाथ का मेला है, मठ है, तो ये सारी चीजें यहां पर लिखी हुई मिल जाएंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट लिखो, रोहतक के प्रमुख पर्यटन स्थल। नेक्स्ट लिखो, रोहतक के प्रमुख पर्यटन स्थल। तो देखो, टूरिज्म तो एक ऐसी चीज है कि टूरिज्म पे तो हर गवर्नमेंट क्या कर रही है? ध्यान दे रही है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे इंटरनेशनल। आप देख लो, अरब कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज में क्या है? अरब कंट्रीज में तेल खूब है, लेकिन अरब कंट्रीज को ये पता है कि एक दिन उनका ये तेल खत्म हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि हमेशा चलेगा। तो जिस दिन वो तेल खत्म हो जाएगा तो आपके पास रिसोर्स क्या रहेगा? तो वो क्या कर रहे हैं? वो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसा डेवलप कर रहे हैं कि टूरिज्म हब बना रहे, लोग वहां पर आते रहे। आप देखो, नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात का रण ऑफ कच्छ है। आप जब भारत के नक्शे को देखते हैं, तो भारत के नक्शे को जब आप देखते हैं तो यहां आप देखेंगे कि यहां पर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। स्वैम्स है, मार्सेस है, दलदली भूमि है, और इसको क्या कहते हैं? रण कहते हैं। बिकॉज वो स्वैम्स हैं तो वहां पे क्या होता है? पानी वाटर फिल हो जाता है, स्मॉल स्मॉल लेक्स बन जाती हैं जब बारिश होती है। तो वो स्मॉल स्मॉल लेक्स हैं और वो एकदम व्हाइट दिखाई देता है। तो वो क्या है? रण ऑफ कच्छ। तो रण ऑफ कच्छ को ही उन्होंने टूरिज्म प्लेस बना दिया। असम गवर्नमेंट देखो, ठीक है, तो हर गवर्नमेंट क्या कर रही है कि टूरिज्म को बहुत ध्यान दे रही है कि टूरिज्म बढ़ना चाहिए। क्योंकि जो टूरिस्ट होता है वो हमेशा कभी पैसे का लालच नहीं करता है। जब वो घर से निकलता है तो वो खुश रहने के लिए निकलता है कि ठीक है 2-4-5 दिन घूमने जा रहा हूं, तब मैं खुशी से जी जाके आऊंगा अपनी जिंदगी। तो वो पैसे का लालच, आप खुद भी कभी घूमने गए होंगे, अगर कोई चीज 20 रुपए की आती है, वो कहीं 25 रुपए की मिल रही है, तो आप उसके साथ जिद नहीं करेंगे। वैसे आप जिद कर लेंगे, लेकिन वहां पे ठीक है यार 25 ले, तू बात खत्म कर दे। ठीक है, तो यही बात है कि टूरिज्म पे हमेशा हर स्टेट क्या देता है? ध्यान देता है। तो लिखो इसमें प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। लिखो इसमें सबसे पहले मैना पर्यटन स्थल। मैना पर्यटन स्थल। मैना पर्यटन स्थल कहां पर है? रोहतक में है। इसके बाद दूसरा है तिलियार झील। तो तिलियार झील कई बार पूछा पेपर में, तो लिखो दूसरे नंबर पे तिलियार झील। ये जो तिलियार झील है, इसको अगर आप एचएसएससी के पेपर उठा के देखेंगे, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, तो वहां पर तो कई बार ये सवाल पूछा गया है, तिलियार झील कहां पर है, तिलियार झील पर्यटन स्थल की शुरुआत कहां गई। और मैं आपको बता देता हूं कि एचपीएससी में भी आपको क्या करना है, चाहे हरियाणा सिविल सर्विसेज का पेपर हो, चाहे टीओ ईटीओ का पेपर हो, हरियाणा जीके के लिए आप एक बार एचएसएससी के जो सवाल हैं उन सवालों के गो थ्रू हो जाना। ठीक है, वो वन लाइनर सवाल हैं, समय नहीं लगेगा उसमें। अगर आप ठीक तरीके से एक दिन मूड में बैठोगे ना, तो सुबह से लेके शाम तक लगभग 1500, 1400, 1500 सवाल मिलेंगे। वो 1400, 1500 सवाल सुलटा दोगे, और वो सवाल खत्म करने के साथ साथ उनको उनकी पूरी डिटेल पढ़नी है। तो 1500 सवाल मिले आपको, 2000 सवाल मिले, तो उसमें ये नहीं है सारे याद करने हैं। शुरू के 300-400 करने हैं, उसके बाद तो रिपीटेशन शुरू हो जाएगा, उसके बाद तो वही प्रीवियस ईयर बार बार वही आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो लिखो तिलियार झील रोहतक। और ये जो तिलियार झील है, इसको पर्यटन स्थल बनाया गया 1976 में। लिखो 1976 में, यह 1976 में पर्यटन स्थल घोषित किया गया। पर्यटन स्थल घोषित किया गया, लिख लो इसको।
पहला है मैना पर्यटन स्थल, दूसरा है तिलियार झील, तीसरा है मंजी साहिब गुरुद्वारा। ये जो मंजी साहिब गुरुद्वारा है, ये मंजी साहिब गुरुद्वारा हमने अंबाला में भी पढ़ा था, मंजी साहिब गुरुद्वारा। तो ये जो मंजी साहिब गुरुद्वारा है ये कहाँ पर है, ये भी एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और ये लाखन माजरा में है। अब यहाँ पर याद रखना है कि लाखन माजरा में जो मंजी साहिब गुरुद्वारा है ये गुरु तेग बहादुर से संबंधित है। और यहाँ पर लिख लो एक स्टार मार्क लगा के कि यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी 13 दिन तक रुके थे। जब वो अपनी शहादत के लिए जा रहे थे दिल्ली, तो यहाँ पर लिख लो गुरु तेग बहादुर यहाँ पर 13 दिन के लिए रुके थे, 13 दिन के लिए रुके थे। एक पर्यटन स्थल और है, महम में है, नौरंग पर्यटन स्थल। लिखो नौरंग पर्यटन स्थल। तो जो नौरंग पर्यटन स्थल है ये महम में है, लिख लो इसको, नौरंग पर्यटन स्थल महम में है। ये प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इसके अलावा कुछ गुरुद्वारे हैं, कुछ मस्जिद हैं, और जो प्रमुख मस्जिद है वो प्रमुख मस्जिद 2 मस्जिद है, कांच की मस्जिद और दीनी मस्जिद। ये 2 मस्जिद यहाँ पर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट लिखो, यहाँ पर जो मस्जिद है वो मस्जिद, सबसे पहले लिखो कांच की मस्जिद, कांच की मस्जिद या फिर शीशे की मस्जिद, कांच की मस्जिद या शीशे की मस्जिद। जो बार बार पेपर में पूछा जाता है वो इन्हीं 2 मस्जिदों के बारे में पूछा जाता है। तो ये जो कांच की मस्जिद है या शीशे की मस्जिद है ये, और एक मस्जिद है जिसका निर्माण औरंगजेब के समय पे हुआ, दीनी मस्जिद। तो ये जो दीनी मस्जिद का सवाल है, ये दीनी मस्जिद का सवाल भी कई बार रिपीटेडली पेपर में पूछा गया। और इसमें एक लाइन लिख लेना, इसका जो निर्माण हुआ वो कब हुआ, इसका निर्माण औरंगजेब के समय पर किया गया, इसका निर्माण औरंगजेब के समय पर हुआ। लिख लो कांच की मस्जिद और दीनी मस्जिद दोनों प्रसिद्ध है ये, ठीक है। और एक मस्जिद और है लाल मस्जिद, लाल मस्जिद, लाल मस्जिद, ठीक है। इंपॉर्टेंट ज्यादा ये दोनों, कांच की मस्जिद और दीनी मस्जिद। हालांकि एक और है लाल मस्जिद। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। कुछ और अन्य पर्यटन स्थल भी हैं, कुछ और अन्य पर्यटन स्थल भी हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है ज्ञानी चोर की गुफा, ज्ञानी चोर की गुफा। लिख लो इसको। ये जो ज्ञानी चोर की गुफा है ये बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। इसको महम बावड़ी भी कहा जाता है, इसका दूसरा जो नाम है वो महम बावड़ी भी है। इसको मानते हैं कि इस गुफा के मतलब अंदर कुछ समझ में आता नहीं है, ठीक है। तो ये अंदर इसके कुआं है और उसको कहा जाता है स्वर्ग का झरना। जो कुआं है उसको कहा जाता है स्वर्ग का झरना, स्वर्ग का झरना। तो लिख लो ज्ञानी चोर की गुफा, ज्ञानी चोर की गुफा। इसके अलावा चौबीसी चबूतरा, चौबीसी चबूतरा। ये जो चौबीसी चबूतरा है ये भी कहां पर है, लिख लो चौबीसी चबूतरा। चौबीसी चबूतरा महम में है। शाह मोहम्मद रमजान का गुंबद, शाह मोहम्मद रमजान का गुंबद, ये भी कहां पर है, ये भी महम में है। तो महम में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, लिख लो इसको, शाह मोहम्मद रमजान का गुंबद, चौबीसी चबूतरा और ज्ञानी चोर की गुफा, ज्ञानी चोर की गुफा। और एक और प्रसिद्ध स्थान है गौकर्ण का तालाब, राजा गौकर्ण का तालाब, राजा गौकर्ण का तालाब, राजा गौकर्ण का तालाब। तो कर्ण का तालाब नहीं है, राजा गौकर्ण का तालाब है। और राजा गौकर्ण का तालाब कहां पर है, रोहतक में, राजा गौकर्ण का तालाब। तो ये सारे पॉइंट क्या कर लेंगे आप, नोट कर लेंगे, ये सारे पॉइंट क्या कर लेंगे आप, लिख लेंगे। सारे पॉइंट आप क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं जो रोहतक में है। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रमुख शिक्षण संस्थान, शिक्षण संस्थान एवं अन्य केंद्र, प्रमुख शिक्षण संस्थान एवं अन्य केंद्र। जब हम प्रमुख शिक्षण संस्थानों की बात करते हैं
तो सबसे पहले जो जिक्र आता है वो सबसे पहले जिक्र आता है रोहतक में। जो सबसे पहली चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, MDU, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। 1976 में बनी है और 1976 में रोहतक विश्वविद्यालय बना। 1976 में रोहतक विश्वविद्यालय बना और रोहतक विश्वविद्यालय 1977 में क्या बनाया गया? 1977 में इसको MDU बनाया गया, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। जो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है वो आजकल तो अच्छी रेटिंग है इसकी, ठीक है, और अच्छी ग्रेडिंग यूनिवर्सिटीज जो है उसमें इसका जिक्र किया जाता है, उसमें इसका भारत की सम्मानित प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है उसमें इसका जो है वो जिक्र आता है। और इसमें लिखो सबसे इंपॉर्टेंट कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी ने एक बहुत अच्छा काम किया। जो पंडित लक्ष्मीचंद थे, पंडित लक्ष्मीचंद के जीवन पर शोध कार्य, रिसर्च की, कि ये जो व्यक्ति थे ये इतने महान प्रतिभा के धनी थे कि जब ये स्टेज पे जाते थे, स्टेज पे पहुंचते थे, तो स्टेज पे पहुंचते ही इनके अंदर इनको जो ज्ञान की प्राप्ति होती थी वो कहाँ से होती थी, और इनके जो शब्द होते थे वो अनमोल होते थे। लेकिन वैसे ये बड़े सामान्य व्यक्ति थे, तो क्या खास बात थी, क्या खास बात नहीं थी, इसलिए पंडित लक्ष्मीचंद के जीवन पर इस यूनिवर्सिटी ने क्या किया है? शोध कार्य किया है। और ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो दाखिले के समय, जब आप एडमिशन लेते हैं तो दाखिले के समय क्या कर देती है? बच्चों का बीमा कर दिया जाता है। दाखिले के समय बच्चों का बीमा करने वाली यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और खेल के लिए तो प्रसिद्ध है ही, और इवन एक स्टेडियम है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, वो इस यूनिवर्सिटी के भीतर है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम है। मैं आपको दिखा दूं एक बार, यहां देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम रोहतक। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम है ये इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम है, और जो कहां पर लोकेटेड है? MDU में है, ठीक है। क्रिकेट का स्टेडियम है ये, अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम कहां पर है? आपका इस यूनिवर्सिटी के भीतर है। तो ये पॉइंट एक स्टार मार्क करके लिख लो कि यहीं पर MDU में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम के नाम से क्रिकेट का स्टेडियम है, जो कि इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम है, इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट लिखो। इस यूनिवर्सिटी ने पंडित लक्ष्मीचंद के जीवन पर शोध कार्य किया कि पंडित लक्ष्मीचंद के पास ऐसे क्या प्रतिभा थी कि वो स्टेज पे पहुंचते ही उनके पास एक अभूतपूर्व शक्ति आ जाती थी और उनके जो शब्द थे वो अनमोल हो जाते थे। और इसी के नाम पर एक यूनिवर्सिटी बनी, पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। और ये जो यूनिवर्सिटी है ये 2014 में बनी। ये यूनिवर्सिटी यहीं पर है जिसका निर्माण हुआ 2014, लिख लो। दूसरे नंबर पर जो यूनिवर्सिटी है वो पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड द विजुअल आर्ट्स। तीसरा लिखो, तीसरा लिखो, पंडित भगवत दयाल शर्मा PGIMS। PGI रोहतक का नाम तो सबने सुना होगा, PGI रोहतक का, तो ठीक है। तो पंडित भगवत दयाल शर्मा PGIMS, पंडित भगवत दयाल शर्मा PGIMS लिखो। इसमें इसकी जो स्थापना हुई वो 1960 में हुई। 1960 में जब इसकी स्थापना होती है तो लिखो, इसकी स्थापना 1960 में हुई और 1960 में इसको मेडिकल कॉलेज बनाया गया था। 1960 में इसको मेडिकल कॉलेज बनाया गया था, ठीक है। और इसको यूनिवर्सिटी का जो दर्जा मिला, हालांकि इसकी जो क्लासेस थी वो भी 1963 से शुरू होती है, 1963 में शुरू होती हैं, और इसको जो स्टेट का यूनिवर्सिटी का जो दर्जा मिला वो 2008 में मिला। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इसको यूनिवर्सिटी का विश्वविद्यालय का जो दर्जा मिला वो 2008 में मिला।
इसको विश्वविद्यालय का दर्जा 2008 में मिला, 8 में मिला। एक और यूनिवर्सिटी है, एक और यूनिवर्सिटी है रोहतक में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, बाबा मस्तनाथ निजी विश्वविद्यालय, बाबा मस्तनाथ, बाबा मस्तनाथ निजी विश्वविद्यालय, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। देखो ये जो बाबा मस्तनाथ निजी विश्वविद्यालय है ये बेसिकली कहां पर है, अस्थल भोर में है, अस्थल भोर में है, और बाबा मस्तनाथ के नाम पर है। तो बाबा मस्तनाथ के नाम पर बाबा मस्तनाथ का मेला भी यहां पर लगता है। अगर हम बाबा मस्तनाथ की बात करें तो जो मस्तनाथ धाम है इसकी सबसे पहले जो स्थापना की थी वो गुरु गोरखनाथ ने की थी। तो यहां पर स्टार मार्क करके लिख लो, ये जो बाबा मस्तनाथ धाम है, बाबा मस्तनाथ धाम है, इसकी जो स्थापना की थी वो सबसे पहले गुरु गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ ने की थी। आपको पता होगा ना, गुरु गोरखनाथ जो है वो मतलब हठ विद्या, कुछ इस तरीके की विद्याएं होती हैं, तो कठोर तपस्या, जो कठिन तपस्या होती है उस कठिन तपस्या के लिए जाने जाते हैं। तो इसमें लिख लो, इसकी स्थापना सबसे पहले गुरु गोरखनाथ ने की थी, ठीक है। और वास्तविक संस्थापक जो थे वो चौरंगीनाथ को माना जाता है, वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक चौरंगीनाथ को माना जाता है, ठीक है। लेकिन ये बाद में ये जो बाबा मस्तनाथ धाम था, ये जो मठ था, इस मठ का जीर्णोद्धार हुआ, और इस मठ का जो जीर्णोद्धार किया वो बाबा मस्तनाथ ने किया, ठीक है। लिख लो, इसका जीर्णोद्धार, इसको दोबारा से खड़ा किया वो बाबा मस्तनाथ ने किया, बाबा मस्तनाथ ने किया। और अभी इसके जो संरक्षक हैं वो संरक्षक जो हैं उनका नाम है बाबा बालकनाथ। तो इनके वर्तमान में जो संरक्षक हैं वो बालकनाथ है, इस मठ के जो संरक्षक हैं बालकनाथ, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी जो है, ये यूनिवर्सिटी अस्थल भोर में है, बाबा मस्तनाथ निजी विश्वविद्यालय, बाबा मस्तनाथ निजी विश्वविद्यालय। तो ये पॉइंट आप क्या कर लेना, इसके साथ स्टार मार्क करके लिख लेना। यहां से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना देगा, कुछ भी पूछ लेगा, स्टेटमेंट तो इधर उधर घुमा फिरा के दे देगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट लिखो, SIFTV, SIFTV, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन। लिखो, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन। इसकी स्थापना हुई 2011 में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री होते थे। 2011 में इसकी स्थापना हुई। और यहां देखो, हमने एक शब्द लिखा था, हमने लिखा था कि रोहतक का एक नाम है और रोहतक को कहा जाता है फिल्म सिटी। यहां हमने लिखा होगा कहीं, रोहतक को क्या कहा जाता है, रोहतक को फिल्म सिटी कहा जाता है। तो फिल्म सिटी क्यों कहा जाता है, किसकी वजह से, SIFTV की वजह से। बिकॉज यहां पर क्या है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन है, जिसकी स्थापना 2011 में हुई, जिसकी स्थापना 2011 में हुई। और एक प्रमुख संस्थान है यहाँ पर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM रोहतक। लिख लो इसको। नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM रोहतक, यहीं पर लोकेटेड है, ठीक है। और प्रथम आकाशवाणी केंद्र साल 1976 में, 8 मई 1976 को यहीं पर स्थापित किया गया था। लिखो, प्रथम आकाशवाणी केंद्र, प्रथम आकाशवाणी केंद्र 8 मई 1976 को रोहतक में स्थापित किया गया। प्रथम आकाशवाणी केंद्र, प्रथम आकाशवाणी केंद्र यहीं पर स्थापित किया गया। प्रथम आकाशवाणी केंद्र यहीं पर स्थापित किया गया, ठीक है। ये क्या थी, ये रोहतक के प्रमुख शिक्षण संस्थान थे। अब हम बात कर लेते हैं कुछ महान व्यक्तित्व की, कि जो महान व्यक्ति हैं वो महान व्यक्ति कौन कौन हुए यहां से। तो यहां देखो
कि अगर हम रोहतक के महान व्यक्तियों की बात करते हैं तो रणदीप हुड्डा है, मल्लिका शेरावत है, दयाचंद मायना है, जयदीप है। इन सब के बारे में अब हम देख लेते हैं। तो लिखो, सबसे पहले हेडिंग लगाओ, रोहतक से आने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति। रोहतक से आने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रोहतक से आने वाले प्रसिद्ध व्यक्तियों की, तो सबसे पहले जो नाम आता है वो दयाचंद मायना का नाम आता है। सबसे पहले लिखो, मायना गांव था, दयाचंद मायना। ये जो दयाचंद मायना जी थे, लिखो, इन्हें हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है। इन्हें हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है। इनकी जो कविताएं होती थी, इनकी जो रचनाएं होती थी, वो इनके बोल किस चीज पे होते थे? इनके बोल होते थे केवल और केवल सुभाष चंद्र बोस जी के किस्से। तो इसको लिख लो, इनके किस्से सुभाष चंद्र बोस पर आधारित थे। इनके किस्से सुभाष चंद्र बोस पर आधारित थे। ठीक है, ये हमारे प्रदेश के एकमात्र कवि हुए जिन्हें राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त हुआ। एकमात्र कवि हुए जिन्हें राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त किया। राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त किया। ठीक है, और प्रसिद्ध कवि थे, बहुत प्रसिद्ध कवि थे। हरियाणा का जॉन मिल्टन इन्हें कहा जाता था, और इनकी जो रचनाएं होती थी वो केवल और केवल किस पर आधारित होती थी? सुभाष चंद्र बोस जी पर आधारित होती थी। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या कर लो, नोट कर लो। तो ये सबसे महान व्यक्ति हुए दयाचंद मायना। इसके अलावा रोहतक में और भी व्यक्ति हुए। लिखो दूसरे नंबर पर, सबसे पहले दूसरे नंबर पर लिखो सर छोटू राम। दूसरे नंबर पर लिखो सर छोटू राम। बचपन का नाम रिचपाल था इनका, सर छोटू राम लिखो। तो सर की उपाधि दी गई थी इन्हें, इसके बारे में अब हम जानेंगे, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे सर की उपाधि इनको कैसे प्राप्त हुई। इनका जो जन्म हुआ वो जन्म हुआ 24 नवंबर 1881 को। आप लोग जानते हैं कि इनके बारे में सारी डिटेल लिख लेना, यहां से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, स्टेटमेंट बना के पूछेगा। 24 नवंबर 1881 को इनका जन्म होता है। इनका जो जन्म हुआ वो गांव गढ़ी सांपला में हुआ। गढ़ी सांपला में हुआ। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था। हम जानते हैं कि देश तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। तो इनकी जो शिक्षा हुई, तो इनकी शिक्षा हुई, प्राथमिक शिक्षा झज्जर से हुई। मतलब इनकी जो सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा लिखो सबसे पहले इनकी जो प्राथमिक शिक्षा हुई वो प्राथमिक शिक्षा झज्जर से हुई, झज्जर के सरकारी स्कूल से हुई। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, इनकी जो आगे की जो एजुकेशन थी, हाई स्कूल की जो शिक्षा थी, उसके लिए दिल्ली पहुंचे, क्रिश्चियन स्कूल दिल्ली। उसके बाद हाई स्कूल के लिए लिखो, हाई स्कूल के लिए ये कहां पर पहुंचते हैं? क्रिश्चियन स्कूल दिल्ली पहुंचते हैं। जब ये दिल्ली में क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते थे तो उसी समय पर इन्होंने एक आंदोलन किया। जो स्कूल का छात्रावास था, एक मिनट रुकना भाई, जस्ट एक मिनट। जो स्कूल का छात्रावास था, उस स्कूल के छात्रावास में छात्रों के हित के लिए, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने आंदोलन किया। तो इनका जो पहला आंदोलन था वो स्कूल छात्रावास में जो वार्डन होते हैं उस वार्डन के खिलाफ था। पहला आंदोलन स्कूल के जो वार्डन थे उनके खिलाफ हुआ। जब इन्होंने स्कूल के वार्डन के खिलाफ छात्रावास में आंदोलन किया तो इनको एक नाम दिया गया, जनरल रॉबर्ट। इनको मतलब पूछा गया सवाल है कि इनको किस नाम से जाना जाता था? इनको जनरल रॉबर्ट के नाम से भी जाना जाता था, जनरल रॉबर्ट। और एक पॉइंट रह गया यहाँ पे कि एक पॉइंट लिख लो, इनके बचपन का नाम रिचपाल था। इनके बचपन का जो नाम था वो बचपन का नाम रिचपाल था। बचपन का नाम रिचपाल था। ठीक है, अच्छा बैक टू द पॉइंट वापस आते हैं। हाई स्कूल पहुंचे। हाई स्कूल में इन्होंने छात्रों के हित के लिए जो है वो वहां पर उन्होंने हड़ताल की। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इन्होंने जो ग्रेजुएशन की डिग्री करनी थी तो ग्रेजुएशन इन्होंने किया सेंट स्टीफन कॉलेज से। आप में से
कुछ लोग जानते होंगे, सेंट स्टीफन कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। ठीक है, तो ये डीयू के सबसे पुराने कॉलेज है, रामजस कॉलेज है, हिंदू कॉलेज है, सेंट स्टीफन कॉलेज है। तो ग्रेजुएशन इन्होंने कहाँ से किया? ग्रेजुएशन इन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से किया, और उसके बाद इन्होंने आगे लॉ की डिग्री ली, और लॉ की डिग्री इन्होंने ली आगरा कॉलेज से। जो इनकी लॉ की डिग्री थी वो लॉ की डिग्री इनकी आगरा कॉलेज से। आगरा कॉलेज से लॉ की डिग्री लेने के बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी वकालत शुरू की। जब ये अपनी वकालत शुरू करते हैं तो 1912 के आसपास इन्होंने लिख लो एक पॉइंट, इन्होंने अपनी वकालत की शुरुआत 1912 में रोहतक से ही की। ये एक ऐसे व्यक्ति थे, लिखो आगे बताएंगे, इन्होंने वकालत की शुरुआत रोहतक से ही की, और इन्होंने रोहतक में एक एंग्लो संस्कृत स्कूल भी शुरू किया। इन्होंने रोहतक में एक एंग्लो संस्कृत स्कूल भी शुरुआत की, एंग्लो संस्कृत स्कूल की शुरुआत की। तो दो बातें लिखेंगे यहां पर। एक तो हम लिखेंगे कि इन्होंने क्या किया, एंग्लो का मतलब इंग्लिश होता है, अंग्रेज, ब्रिटिश। एंग्लो संस्कृत स्कूल की शुरुआत की, और एक काम इन्होंने और किया, इन्होंने एक अखबार का प्रकाशन शुरू किया, एक साप्ताहिक अखबार शुरू किया, जाट गजट। एक अखबार शुरू किया इन्होंने, जाट गजट। और ये जो जाट गजट था ये साप्ताहिक अखबार था, और इसका जो प्रकाशन होता था वो उर्दू भाषा में होता था। जाट गजट की शुरुआत की। ठीक है, तो जाट गजट की शुरुआत करते हैं 1916 में। इसको जाट गजट की शुरुआत की। नेक्स्ट लिखो, ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो असहयोग आंदोलन के खिलाफ थे। असहयोग आंदोलन था, उस असहयोग आंदोलन के खिलाफ थे, असहयोग आंदोलन के खिलाफ थे। 1927 और 1937, ये दो डेट आपको याद रखनी है, ये दो डेट आपको याद रखनी है, 1927 और 1937। 1927 में अंग्रेजों ने इसे राय बहादुर की उपाधि दी, राय बहादुर की उपाधि मिली इन्हें। तो राय बहादुर की उपाधि इन्हें मिली अंग्रेजों के द्वारा 1927 में, और 1937 में इन्हें सर की उपाधि दी। सर छोटू राम बोलते हैं हम, बहुत महान व्यक्ति थे, बहुत महान व्यक्तित्व। ठीक है, 1937 में इन्होंने सर की उपाधि प्राप्त की, सर की उपाधि प्राप्त की। और इनको एक और उपाधि प्राप्त थी, रहबरे आजम, रहबर ए आजम या फिर रहबरे आजम, रहबर ए आजम। तो ये जो रहबर ए आजम है इसका मतलब होता है भगवान के बराबर, कि भगवान के, किसानों के मसीहा के नाम से जाना जाता है। और ये जो उपाधि थी ये हबीबुल्लाह ने दी थी, रहबरे आजम, यानी कि भगवान के बराबर का दर्जा इनको मिला था। इसके बाद लिखो, किसानों के हित के लिए तो इन्होंने बहुत काम किए। जो है वो 1940 के आसपास किसानों का जो अनाज होता था उसके लिए एक मार्केटिंग बोर्ड का भी गठन इन्होंने करवाया था। नेक्स्ट लिखो 1937 आ गया। उसके बाद 1944 में इन्होंने जो भाखड़ा नंगल बांध है, ठीक है, तो भाखड़ा बांध के समझौते के लिए बिलासपुर के राजा के साथ समझौता किया। राजा के साथ समझौता इन्होंने ही किया था, और वो समझौता किसके रिगार्डिंग था? भाखड़ा बांध के रिगार्डिंग था। भाखड़ा डैम जो है उस भाखड़ा बांध के रिगार्डिंग। तो लिखो 1944 में भाखड़ा बांध के लिए बिलासपुर के राजा के साथ इन्होंने हस्ताक्षर किए, समझौता किया। और उसके अगले साल 1945 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और इनकी जो मृत्यु है वो मृत्यु कहां पर हुई? लाहौर में हुई। लाहौर में इनकी मृत्यु हो जाती है, लाहौर में इनकी मृत्यु हो जाती है। अंततः ये स्वर्ग सिधार जाते हैं 1945 में। ठीक है, 2005 में हरियाणा सरकार
छोटू राम संग्रहालय बनाती है। और छोटू राम संग्रहालय कहां पर है? 2005 में छोटू राम संग्रहालय बना सांपला में। तो लिखो स्टार मार्क करके नेक्स्ट। 2005 में सांपला में एक संग्रहालय बनता है जिसका नाम है छोटू राम संग्रहालय। और इनकी एक बहुत बड़ी प्रतिमा है। वो जो प्रतिमा है वो हरियाणा में किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी प्रतिमा है। उस प्रतिमा की ऊंचाई है वो 64 फीट ऊंचाई है। तो लिखो 64 फीट ऊंची प्रतिमा, 64 फीट ऊंची प्रतिमा। हरियाणा में किसी व्यक्ति की सबसे ऊंची प्रतिमा है तो वो सर छोटू राम की है। और ये जो 64 फीट ऊंची प्रतिमा है इसका जो उद्घाटन किया था वो नरेंद्र मोदी साहब ने किया था, अपने जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। तो लिख लो इस प्रतिमा का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था। उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था। नेक्स्ट लिखो। तो ये क्या था? ये इनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ बातें थी। नेक्स्ट लिखो रणबीर सिंह हुड्डा। रणबीर सिंह हुड्डा तो आप जानते होंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता थे रणबीर सिंह हुड्डा। रणबीर सिंह हुड्डा बहुत महान क्रांतिकारी थे, प्रसिद्ध क्रांतिकारी रहे। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ लिखो ये सांघी में जन्मे तथा बहुत प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रहे। बहुत प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रहे। 1952 में लोकसभा का पहला चुनाव होता है। आपको पता होगा 1947 में देश आज़ाद होता है। देश आज़ाद होने के बाद इंटरिम गवर्नमेंट बनती है। फिर उसके बाद भारत का संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। 1951-52 में पहली बार लोकसभा का जो चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव का आयोजन होता है भारत में। लोकसभा का जब चुनाव हुआ 1952 में तो उस समय पर रोहतक से सांसद बनने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, रोहतक से सांसद बने थे 1952 में, 1952 में। तो लिख लो इनको रणबीर सिंह हुड्डा। रणबीर सिंह हुड्डा। नेक्स्ट लिखो यहीं पर मातूराम हुड्डा। मातूराम हुड्डा। और मातूराम हुड्डा भी कहां पर जन्मे? सांघी में जन्मे और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रहे। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रहे तथा प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रहे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लिखो कुछ फिल्म निर्माता हैं जिनका नाम है सुभाष घई। जो सुभाष घई है, सुभाष घई एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता है। आप लोगों ने कई फिल्में देखी होंगी। तो ये दो भाई हैं सुभाष घई और अशोक घई है। आई थिंक अशोक घई है। ये क्या है? इन दोनों का संबंध भी कहां से है? रोहतक से है। ठीक है, दोनों फिल्म डायरेक्ट करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट लिखो रणदीप हुड्डा। रणदीप हुड्डा। तो रणदीप हुड्डा को तो मैं नहीं मानता कि आप में से कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो नहीं जानते होंगे। ठीक है, और रणदीप हुड्डा की बहुत सारी फिल्में हैं, प्रसिद्ध फिल्में हैं, सलमान खान के साथ फिल्में हैं। इनका जो संबंध है वो जसिया गांव से है। जसिया गांव के रहने वाले हैं। जसिया गांव यहीं पर है रोहतक में। नेक्स्ट लिखो जयदीप अहलावत। जयदीप अहलावत। तो जयदीप अहलावत को शायद पहले आप ना जानते हो, लेकिन जब से पाताल लोक आई है वेब सीरीज, तो पाताल लोक वेब सीरीज में हाथीराम चौधरी का जो कैरेक्टर है वो शायद हाथीराम चौधरी का कैरेक्टर मतलब हरियाणा के व्यक्ति हैं, रोहतक के रहने वाले हैं, जाट हैं। और दूसरी सबसे बात, दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर का रोल है। तो दिल्ली पुलिस में आप जाके देखोगे दिल्ली पुलिस में दिल्ली के थोड़ी है, दिल्ली पुलिस में हरियाणा के ये सारे, हरियाणा के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, यहीं के लोग हैं ज्यादातर। तो जयदीप अहलावत की जो प्रसिद्ध वेब सीरीज आई वो इन्होंने एक अलग ही ख्याति प्राप्त हुई पाताल लोक से। सीजन 1 भी आ गया, सीजन 2 भी आ गया। तो नेक्स्ट लिख लो जयदीप अहलावत। जयदीप अहलावत। नेक्स्ट लिखो मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर 2017 की मिस वर्ल्ड रही है। 2017 की मिस वर्ल्ड रही मानुषी छिल्लर। ठीक है, जो एनीमिया क्या होते हैं? खून की कमी। एनीमिया फ्री हरियाणा का जो अभियान था
उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी किसको बनाया गया था? मानुषी छिल्लर को बनाया गया था। ठीक है। और हरियाणा की गोल्डन गर्ल, हरियाणा की गोल्डन गर्ल किसे कहा जाता है? ममता खरब को, हॉकी खिलाड़ी है। हरियाणा की गोल्डन गर्ल ममता खरब प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी है और इनका संबंध भी किससे है? रोहतक से है। और इनका खेल कौन सा है? तो खेल तो है यहाँ पे, स्पोर्ट्स नर्सरी तो कहा ही जाता है, हॉकी खिलाड़ी है। नेक्स्ट लिखो साक्षी मलिक। साक्षी मलिक, साक्षी मलिक का जो संबंध है मोखरा गांव से है। मोखरा गांव लिख लो, साक्षी मलिक। ठीक है। जब रियो ओलंपिक हुए थे, तो रियो ओलंपिक हुए थे तो 58 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया था। लिख लो इसको, साक्षी मलिक। तो साक्षी मलिक का जो संबंध है वो साक्षी मलिक का संबंध मोखरा गांव से, मोखरा गांव से। कांस्य पदक जीता था इन्होंने रियो ओलंपिक में, साक्षी मलिक। ठीक है। तो ये रोहतक के बारे में था और आई थिंक रोहतक के बारे में और कोई ऐसी खास बात है नहीं। एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट और हैं, जैसे एक तो क्या है कि कुछ अगर हम मिसलेनियस फैक्ट्स की बात कर लें तो मिसलेनियस फैक्ट्स यही हैं कि लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है, चारों तरफ से जो है वो एकदम घिरा हुआ है, हरियाणा के मध्य में स्थित है। तो पहला तो यही हो गया कि हरियाणा के मध्य में स्थित है। ठीक है। और दूसरा एक पॉइंट याद रखना कि कपड़े की मार्केट है बहुत बड़ी। एक मार्केट है जिसका नाम है सोरा मार्केट या सोरी मार्केट। तो जो सोरी मार्केट है वो यहीं पर है। क्या हो गया? सोरी मार्केट। तो सोरी मार्केट किसकी मार्केट है? कपड़े की मार्केट है। ठीक है। जैसे कई बार सुना होगा ना आपने कि रोहतक में कपड़े बहुत सस्ते मिलते हैं। ठीक है। तो सोरी मार्केट है यहाँ पर और थोक के कपड़े यहाँ पर खूब अच्छे तरीके से मिलते हैं। और एक पॉइंट है कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उस समय 1914 से 1918 के बीच में चला। तो 1914 से 1918 के बीच में चला तो अंग्रेज सरकार थी, उन्होंने बहुत से लोगों को भर्ती किया। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भर्ती होने वाले सर्वाधिक सैनिक जो थे वो रोहतक जिले से थे। ठीक है। तो ये पॉइंट आप लिख लो स्टार मार्क करके। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सर्वाधिक सैनिक जो थे वो कहां से गए थे? सर्वाधिक सैनिक रोहतक से ही गए थे। लिख, सर्वाधिक सैनिक रोहतक से ही गए थे। ठीक है। और रोहतक में इंडो ग्रीक और यूनानी सिक्के भी मिले हैं खोखरा कोट से। लिख लो ये पॉइंट, इंडो ग्रीक और यूनानी सिक्के। इंडो ग्रीक और यूनानी सिक्के, इंडो ग्रीक व यूनानी सिक्के। और ये कहां से प्राप्त हुए हैं? रोहतक के खोखरा कोट से प्राप्त हुए हैं। और रोहतक के खोखरा कोट से प्राप्त। दैट्स इनफ फॉर द रोहतक। और बाकी कुछ डिस्कशन है तो फिर वो डिस्कशन हम कर लेंगे जब हम हरियाणा की हिस्ट्री, हरियाणा की ज्योग्राफी, हरियाणा की पॉलिटी पढ़ेंगे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी विल डिस्कस अबाउट दोज पॉइंट्स। तो ये मैं बता देता हूं आपको कि यहाँ पर हमने रोहतक के बारे में सारी चीजें पढ़ ली हैं, सारी चीजें हमने देख ली हैं। और इवन देन यहाँ पे लिखा है रोहतक जो है वो इसके यहाँ पे लिखा है, कहीं मैंने देखा था इस पीपीटी में लिखा है खोखरा कोट के बारे में, सारा डिस्कशन है इसमें। इवन कुछ डिस्कशन नहीं है तो वो हमने कर लिया है, वो हमने पढ़ लिया है। तो आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ आई होगी, यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है। तो लास्ट में यही कहना चाहूँगा आपसे कि आप लोगों का TO-ATO का पेपर है या फिर हरियाणा सिविल सर्विसेज का पेपर है तो हरियाणा जीके को नज़रअंदाज मत करना। कारण क्या है, रीज़न क्या है कि हरियाणा जीके से अगर मान लो 8 सवाल आए, 7 सवाल आए तो 7-8 सवाल ऐसे हैं कि जिनको आप श्योरली ठीक कर सकते हो। बाकी किसी अदर सब्जेक्ट में जितनी मेहनत होगी उससे कम मेहनत में यहाँ से 7-8 सवाल ठीक हो जाएंगे और वही 7-8 सवाल आपके सिलेक्शन को निर्धारित करेंगे। ठीक है। तो इसलिए इस सब्जेक्ट को ये नहीं समझना है कि हल्के में लेना है। दूसरा, जो लोग हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनको भी मैं आपको हमेशा कहता रहता हूँ
दैट प्रीलिम्स इज मोर चैलेंजिंग देन द मेंस, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी अपने हरियाणा में कम आती है। अब वैकेंसी कम आती है तो बुलाते कम है, ठीक है भाई, कितने बुला रहे हैं। अब मान लो 80 का पेपर है तो इसमें 15 गुना कैंडिडेट को बुला रहे हैं, तो 15 गुना को बुला रहे हैं, 59 वैकेंसी है, 900 के लगभग कैंडिडेट लगा लो। HCS में 120 130 वैकेंसी आएंगी, वहां भी 15 गुना बुलाने हैं, तो 15 गुना बुलाने हैं तो वही 1500 1700 के लगभग मान के चलो। तो प्रीलिम्स ज्यादा चैलेंजिंग है। तो प्रीलिम्स के लिए क्या है कि प्रीलिम्स के लिए ये जो फैक्चुअल चीजें हैं ये भी आपको क्या होनी चाहिए, सारी ज्ञात होनी चाहिए, ठीक है। तो इवन बाकी हमने देख लिया, सारा पढ़ लिया, PPT में डाल दूंगा। मेरी टेलीग्राम ID है ज्योग्राफी भाई नरेंद्र सर, NARENDRA, और इसके साथ साथ ज्योग्राफी की क्लासेस जरूर देखा करो, ठीक है। हमने बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे। चलो ठीक है, तो फिर बाय बाय, सी यू, टेक केयर, और लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना है। टाटा, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, ओके बाय।